नमस्कार, जी राजस्थान पर आप देख रहे हैं हेलो डॉक्टर। आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा ठाकुर। आमतौर पर हर दिन हम तरह तरह की बीमारियों का सामना करते हैं, लेकिन जब बात हमारे दिल की आती है तो घबरा जाते हैं। लाजमी है, क्योंकि इंसान का दिल बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है और इससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं उससे जुड़ी बीमारियां। और इन्हीं में से एक है हाइपरटेंशन, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। हालांकि आमतौर पर लोग इसे सीरियसली नहीं लेते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इंडियाज लीडिंग स्ट्रक्चरल हार्ट स्पेशलिस्ट में से एक, जिन्होंने 1000 से ज्यादा टावी प्रोसीड्यूर्स की हैं, उनका भी ये मानना है कि कार्डियोलॉजी में मिस्ड अपॉर्चुनिटी में से एक है हाइपरटेंशन मैनेजमेंट। ना ही हार्ट वॉल्व्स और ना ही कॉम्प्लेक्स सर्जरीज। ऐसे में आज इस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं, इसके सीरियसनेस के बारे में हम समझेंगे। और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आरएचएल हार्ट सेंटर के उपाध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र सिंह राव जी। और सबसे पहले आपका जी राजस्थान में बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप देश के कई ऐसे जो हार्ट प्रॉब्लम्स हैं उसका इलाज करते हैं। इनमें टावी की बात कर ले, हाई रिस्क पेशेंट्स की बात कर ले, स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज की बात कर ले, लेकिन इन सब में आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में हाइपरटेंशन कहाँ है? नमस्कार, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है। हाइपरटेंशन अगर आप मेरे से पूछें तो मेरी लिस्ट में टॉप 3 कारणों में से है। अगर आप देखें हार्ट की बीमारी होने के जो मैक्सिमम रीजंस हैं, उसमें सबसे पहले डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर और स्ट्रेस है। सो प्री मैच्योर हार्ट की बीमारियाँ, मतलब सपोज़ करो अगर हार्ट की बीमारी 60 के दशक में होनी चाहिए, अगर वो किसी को 40 के दशक में हो रही है, उसका एक लीडिंग कॉज हाई ब्लड प्रेशर है। सो हाइपरटेंशन हार्ट की बीमारियाँ होने का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीज़न है। ओके, लेकिन इसे बेसिक मेडिसिन में कंसीडर किया जाता है आमतौर पर, तो हम गलती कहाँ कर देते हैं? आप जानकर आपको आश्चर्य होगा, बेसिक मेडिसिन तो अलग बात है। बहुत सारे पेशेंट्स तो हमारे इसको नॉर्मल खाने पीने की चीज़ों से ही ठीक करते हैं। सो हाइपरटेंशन को मैं बताना चाहूँगा एक सीरियस प्रॉब्लम है। हाइपरटेंशन जिन अंगों को ख़राब करती है, अगर आप जानेंगे उनके अंग के नाम है ब्रेन, आँखें, किडनी, हार्ट। इन सब की जो आर्टरीज़ के ऊपर हाई ब्लड प्रेशर से बहुत ही बुरा असर पड़ता है। सो हाई ब्लड प्रेशर को बेसिक बीमारी मानना एक तरीके से सही चीज़ है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे जनरल फिजिशियन, फैमिली फिजिशियन, इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, सब टाइप के स्पेशलिस्ट इस बीमारी का इलाज करते हैं। दूसरा, डाइटिशियंस, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइज, पेशेंट के परिवार, सबको मिलके ब्लड प्रेशर का इलाज करना होता है। तो यस, ये एक बेसिक बीमारी भी है, लेकिन अगर ठीक नहीं हो तो ये स्पेशलिस्ट की बीमारी भी कहलाई जाती है। अगर हम अभी के समय में बात करें, लाइफस्टाइल बहुत ही अलग है और आमतौर पर लगातार अब लाइफस्टाइल लोगों का चेंज हो रहा है, तो ऐसे में ये समस्या और कितनी बड़ी हो जाती है? सो ब्लड प्रेशर की बीमारी का नाम अगर आप देखेंगे, एसेंशियल हाइपरटेंशन। कई बार हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, वो बोलते हैं सर मेरी ब्लड प्रेशर का कारण क्या है। मोर देन 90% पेशेंट्स के अंदर हाई ब्लड प्रेशर का कोई एक कारण नहीं मिलता, क्योंकि उसके अनेकों कारण हैं, और इसीलिए उन सब कारणों को कई बार लाइफस्टाइल बोला जाता है। सो लाइफस्टाइल ब्लड प्रेशर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। आप क्या खा रहे हैं, किस प्रकार का स्ट्रेस है, कैसे आप सो रहे हैं, काम किस प्रकार का है, फिजिकल एक्टिविटी, दिन भर आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है क्या, बैठे रहना आपका काम है क्या। सो लाइफस्टाइल हाइपरटेंशन का एक मुख्य रीज़न है, इसीलिए एक ट्रीटमेंट हाइपरटेंशन का है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। ओके, अगर हम हाइपरटेंशन मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो ऐसे में कहाँ पर लगता है कि कमी कहाँ पर है, इसके इलाज में निराशा कहाँ पर लगती है? ऐसा लगता है कि नहीं, और भी बेटर जो है वो इसमें चीज़ें होनी चाहिए? मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ी कमी है वो पेशेंट अवेयरनेस है और पेशेंट एजुकेशन है। कई बार पेशेंट्स को ये लगता है कि 150 160 बीपी नॉर्मल है, और बहुत बार वो गलत इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप और यूट्यूब और गूगल से मिलती है उनको कि नहीं 150 ब्लड प्रेशर 160 होना चाहिए। सो सबसे पहला है एजुकेशन। हमें पेशेंट और सोसाइटी को एजुकेट करना होता है। जो लेटेस्ट गाइडलाइंस आती हैं, हाई ब्लड प्रेशर की गाइडलाइंस होती हैं, वो बताती हैं कि 120 से ऊपर भी अगर ब्लड प्रेशर है तो उसको हाई ब्लड प्रेशर बोला जाता है। पेशेंट अवेयरनेस। दूसरा, बहुत सारे जो पेशेंट्स होते हैं या पब्लिक है, उनको लगता है कि नहीं ब्लड प्रेशर 140 150 पे दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। सो ब्लड प्रेशर कंट्रोल की क्या गाइडलाइंस हैं, किस नंबर को हम लोग कंट्रोल ब्लड प्रेशर बोलते हैं, और क्या क्या दवाइयाँ, क्या क्या लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस की ज़रूरत है। तो सबसे पहली जो कमी है मुझे लगता है वो पेशेंट एजुकेशन और पेशेंट अवेयरनेस। लेकिन एक सवाल जो कॉमन तौर पर लोग देखते हैं कि हाइपरटेंशन में लोग कहते हैं मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आपको आदत पड़ जाती है। हमारे आसपास भी कई ऐसे लोग हैं जिनको हमने देखा कि वो हाइपरटेंशन के मरीज़ है, लेकिन दवा इसलिए स्किप करते हैं कि इसकी आदत ना लग जाए। सो एक चीज़ उनको जानना जरूरी है, उनको आदत ख़राब नहीं कर रही है, उनको हाई ब्लड प्रेशर ख़राब कर रहा है। मेरे भी पेशेंट मेरे से एक बार ये सवाल पूछते हैं कि डॉक्टर साहब अगर ब्लड प्रेशर की दवाई शुरू हो गई तो कभी छूटेगी नहीं।
ऐसा कुछ नहीं होता। ब्लड प्रेशर की दवाई हम लोग फर्स्ट इंटरेक्शन, कोई पेशेंट मेरे पास आया, आज पहली बार उसका ब्लड प्रेशर 140 150 है, मैं उसको पहली बार में दवाई शुरू नहीं करूँगा। मैं उसको घर भेजूँगा, उसका बीपी मॉनिटरिंग घर पे चार्टिंग होगी, मैं उसकी लाइफस्टाइल देखूँगा, मैं देखूँगा वो कितना फिजिकल एक्टिविटी है। पूरा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने के बावजूद भी अगर पेशेंट्स को हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो उसको दवाई लेनी चाहिए। एक चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा, ब्लड प्रेशर की दवाई के नुकसान कम है, ब्लड प्रेशर के नुकसान बहुत ज़्यादा है। आपको आज नहीं बट लेकिन अगले 10 साल में हाई ब्लड प्रेशर आपके ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, आंखों के अंदर नस फट सकती है, ब्लाइंडनेस हो सकती है, हार्ट अटैक आ सकता है, किडनी फेलियर हो सकती है। सो धीरे 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 अंडर डैमेज करता रहता है लाइफ। तो बीपी की दवाई की आदत पड़ना ये एक गलत कॉन्सेप्ट है। अगर हाइपरटेंशन की हम बात करें तो आमतौर पर हम कितने टाइम के बाद बीपी चेक करवाना चाहिए और ये रेगुलर चेकअप में शामिल कर लेना चाहिए कि इतने टाइम के बाद हमें जाना ही है और ब्लड प्रेशर टेस्ट कराना ही है? सो आजकल कॉन्सेप्ट है होम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग का भी। तो कई बार हम लोग बोलते हैं कि पेशेंट्स को घर पे अपना ब्लड प्रेशर चार्ट बनाना चाहिए। वो ब्लड प्रेशर चार्ट बना के आप अपने फैमिली फिजिशियन के पास जाएं। ऑफिस के अंदर भी एक तरीका होता है जो हम लोग उसको समझाते हैं। पेशेंट आता है, आधे घंटे बैठता है, थोड़ा रिलैक्स होता है पेशेंट, और उसके 3 रीडिंग ली जाती हैं और 3 रीडिंग्स का एक एवरेज लिया जाता है। ये सारी की सारी टेक्निक्स अपनाई जाती हैं जब हम लोग इनिशिएट करते हैं थेरेपी या पेशेंट्स का हम लोग ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ शुरू करना चाहते हैं। बट येस, अगर किसी को ब्लड प्रेशर का रोगी है, वो उनको कोई भी दिक्कत लग रही है, हाई ब्लड प्रेशर लग रहा है, हेडेक लग रहा है, कोई सिम्टम्स लग रहे हैं, तो उनको अपने नियमित फैमिली फिजिशियन के पास जाके मॉनिटरिंग करनी चाहिए। लेकिन होम मॉनिटरिंग भी इक्वली यूज़फुल है। ओके, अगर हम रेनल डिनर्वेशन की बात करते हैं तो ये प्रोसीड्यूर कब लागू किया जाता है और कब ऐसे स्टेज में कोई पेशेंट पहुंच जाता है कि इस प्रोसीड्यूर को फॉलो करना होता है? ब्लड प्रेशर, जब हम लोग एक और टर्म यूज़ करते हैं जिसका नाम है रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन। रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन मतलब वह ब्लड प्रेशर जो 3 से अधिक दवाइयों से भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। एक पेशेंट है, बीपी का रोगी है, उसने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर ली, पेशेंट 45 मिनट वॉक करता है, एक्सरसाइज करता है, खाने पीने का ध्यान रखता है, वेट भी उसने कम कर लिया है। अब उसने ब्लड प्रेशर की एक मेडिसिन ऐड की, बीपी कंट्रोल नहीं हुआ, हमने दूसरी ऐड की, बीपी कंट्रोल नहीं हुआ, हमने तीसरी ऐड की, बीपी कंट्रोल नहीं हुआ। इस टाइप के रोगियों के अंदर जब रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन पैदा हो जाता है, उनके अंदर हम लोग एक एडवांस प्रोसीजर करते हैं जिसका नाम है रीनल डिनर्वेशन। सो रीनल डिनर्वेशन एक टाइप की ट्रीटमेंट है जो रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन पेशेंट्स के अंदर काफ़ी यूज़फुल पाया गया है। ओके, इसके प्रोसीड्योर्स क्या होते हैं? क्या ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है या फिर नॉर्मल भी है? सो इसमें जैसे जो सवाल पेशेंट्स हम लोगों से पूछते हैं वो इसमें Correct. क्या रिस्क इन्वॉल्व है। राइट। रीनल डिनर्वेशन एक बहुत ही सेफ प्रोसीजर है जिसके अंदर हम लोग पैर की आर्टरी के थ्रू किडनीज़ के अंदर जाते हैं, किडनीज़ की एंजियोग्राफी करते हैं, हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि किडनी की आर्टरी की साइज़ क्या है और एक कैथेटर के द्वारा वहाँ पे एनर्जी डिलीवर करते हैं। उस एनर्जी डिलीवर करने से जो किडनी की आर्टरीज़ में नर्व्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, उनको हम लोग जानबूझ के डैमेज करते हैं। तो पेशेंट्स मेरे से पूछते हैं कि आप किडनी में काम कर रहे हो, हमारा बीपी कैसे कंट्रोल होगा। करेक्ट। सो किडनी और ब्रेन का आपस में इंटरेक्शन है। किडनी से कुछ सिग्नल्स ब्रेन में जाते हैं, उसके बाद में ब्रेन से कुछ सिग्नल्स पूरी बॉडी में निकलते हैं जो हाई ब्लड प्रेशर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो जब उन नर्व्स का कनेक्ट डैमेज करते हैं तो किडनी और ब्रेन का जो कनेक्शन है वो हट जाता है। सो उसको हटने से पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। ये जो कनेक्शन है किडनी और ब्रेन का इन रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन पेशेंट्स के अंदर अब नॉर्मली एक्टिव होता है। सो उनके अंदर ये काफ़ी यूज़फुल होता है। पेशेंट्स एक दिन के लिए हॉस्पिटल में, एक रात के लिए हॉस्पिटल में रहते हैं, फिर अगले 2-3 दिन उनका बीपी चार्टिंग करते हैं। तो पेशेंट जो प्रोसीजर है टेक्निकली पेशेंट्स के लिए काफ़ी सेफ है। तो क्या ये पूरी लाइफ टाइम में एक बार होता है प्रोसीजर या फिर आगे भी इसे करवाना पड़ता है? सो अब US FDA अप्रूव्ड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा भी अप्रूव्ड है। सो ये सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि क्या ये प्रोसीजर बार बार करवाना पड़ता है। अभी तक तो हम लोग पेशेंट्स के अंदर एक बार इसको करते हैं, बट उससे पहले हम लोग दवाई ट्राई कर चुके होते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर चुके होते हैं, और लास्ट में ये प्रोसीजर हमारे पास हम पेशेंट्स के लिए यूज़ करते हैं। जो प्रोसीजर है दवाइयों का रिप्लेसमेंट नहीं है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन फिर भी रहेगी, दवाइयाँ कम हो जाएंगी बट ज़ीरो नहीं होती, और साथ में रीनल डिनर्वेशन वेरी रेयरली लिटरेचर में ऐसा पाया गया है। हो सकता है अगले 10 साल में, 12 साल, 15 साल में आपको एक बार और करवाना पड़े, बट अभी तक इस पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है। अगर दोबारा करवाना पड़े तो ये कितना मुश्किल, कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है? प्रोसीजर टेक्निकली बहुत सिंपल है, पेशेंट के लिए बहुत सेफ है। दोबारा भी अगर किसी को करवाना पड़े तो बहुत सेफ है, लेकिन अभी तक हमने किसी भी पेशेंट में ऐसा
नहीं आई है सिचुएशन कि हमें दोबारा करना पड़े। ओके, मैं कुछ रियल केस के बारे में भी जानना चाहती हूँ जिसको आपने मॉनिटर किया हो, या फिर हाइपरटेंशन से रिलेटेड कुछ ऐसे केसेस आपके सामने आए हो। कई सारे ऐसे केसेस होते हैं, लेकिन आपको उदाहरण के लिए 2 केस हम लोग बता देते हैं। एक पेशेंट है 70 वर्ष की उनकी आयु है, उनकी कई सारी मल्टीपल बीमारियां थी और वो ऑलमोस्ट 7 से 8 बीपी की दवाइयां चलती थी। उसके बावजूद भी ब्लड प्रेशर उनका ऑलमोस्ट 200 के करीब रहता था। सो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि क्या पेशेंट सही में दवाई टाइम पे लेता है। रीनल डिनर्वेशन से पहले हम लोग ये कंफर्म करते हैं कि उसकी कंप्लायंस, कई बार क्या होता है पेशेंट्स दवाई नहीं लेते हैं, यानी वो अपने हिसाब से दवाई लेते हैं, तो ड्रग कंप्लायंस सबसे पहले हमें चेक करना होता है। दूसरा, डाइटरी, पेशेंट का डाइट मॉडिफिकेशन किया या नहीं किया। तीसरा, कई बार क्या होता है हमें देख के आश्चर्य होता है कि पेशेंट ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहा है और उस दौरान अगर उन्होंने पेन किलर लिया तो ब्लड प्रेशर टेम्पररी शूट होता है। सो कई बार ब्लड प्रेशर के रोगियों को हम लोग एडवाइस करते हैं कि जो पेन किलर्स होती हैं उसको हम NSAID बोलते हैं, NSAIDs, NSAIDs नाम की पेन किलर को आप अवॉइड करो जहाँ तक अवॉइड कर पाओ। सो जब सारे पैरामीटर्स हम लोगों ने चेक किए, तब जाके हमने इस पेशेंट का रीनल डिनर्वेशन किया, जो कि बहुत ही सेफ था। अब किए हुए ऑलमोस्ट 1 साल हो चुके हैं। पेशेंट की जो 7-8 दवाइयाँ थी उससे कम होकर 3 दवाइयों पे आ गए हैं और अब ब्लड प्रेशर बिल्कुल कंट्रोल्ड और कोई हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होता है पेशेंट। ओके, अभी आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रोक्स आ रहे हैं, कार्डियक अरेस्ट के केसेस बढ़ गए हैं, तो इसमें हाइपरटेंशन कितना जिम्मेदार है? हाइपरटेंशन वन ऑफ द लीडिंग कॉज, एक ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, रिस्पॉन्सिबल है, एक लीडिंग कॉज है हाई ब्लड प्रेशर का। और यूजुअली यंग पेशेंट्स के अंदर जब भी ब्लड प्रेशर डायग्नोस किया जाता है, एक टेंडेंसी होती है कि मैं अभी दवाई नहीं खाऊंगा, मैं अगर दवाई ले लूँगा तो ज़िंदगी भर दवाई लूँगा। तो ब्लड प्रेशर हार्ट अटैक और स्ट्रोक के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। ओके, अगर हाइपरटेंशन है तो ऐसे में आपके इंटेस्टाइन को कितना वो इफेक्ट करता है, और लिवर को कितना डैमेज कर सकता है, किडनी को, जो बाकी के ऑर्गन्स है उसको कितना प्रभावित करता है? सो हर 10 मिलीमीटर इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर से हार्ट अटैक, ब्रेन में स्ट्रोक, आँखों की जो रेटाइना है वह और किडनी, इन 4 अंगों पे बहुत अधिक फ़र्क पड़ता है। सो आप देखेंगे किडनी फेलियर, जो पेशेंट डायलिसिस पे चले जाते हैं, उसकी जो 2 लीडिंग कॉजेज़ हैं, एक डायबिटीज़ है, एक हाई ब्लड प्रेशर है। दूसरा, प्री मैच्योर कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, मतलब समय से पहले हार्ट अटैक होने का लीडिंग कॉज हाई ब्लड प्रेशर। 60% पेशेंट्स के अंदर उसका एक कारण हाई ब्लड प्रेशर है। सो ये मेन अंग है जिसके अंदर हाई ब्लड प्रेशर डायरेक्टली अफेक्ट करता है। इंटेस्टाइन और लिवर के ऊपर हाई ब्लड प्रेशर का डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है, बट जहाँ माइक्रो वेसल्स इन्वॉल्व हैं, ब्रेन, आँखें, रेटाइना, हार्ट, किडनी, इन 5 अंगों के ऊपर हाई ब्लड प्रेशर का डायरेक्ट इफेक्ट होता है। क्या कोई टाइम फ्रेम भी होता है कि हाइपरटेंशन अगर आपको इतने लंबे समय से है तभी आपको इफेक्ट करेगा, डायरेक्ट कोई इफेक्ट नहीं होगा इसका? हाँ, लंबे समय तक क्या रहा है आप देखेंगे, ये हाई ब्लड प्रेशर डायरेक्टली ब्लड वेसल्स पे अफेक्ट करता है। सो ऐसा नहीं है कि आज मुझे ब्लड प्रेशर है, आज अगले 1 हफ्ते में मुझे प्रॉब्लम जाएगी, नहीं। हम लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं नेक्स्ट 10 साल, नेक्स्ट 15 साल, नेक्स्ट 20 साल, ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स अनकंट्रोल्ड हाई ब्लड प्रेशर से एंड ऑर्गन डैमेज होना शुरू हो जाता है। ओके, सबसे कम उम्र की अगर हम बात कर लें तो ऐसे पेशेंट्स आपके पास भी आएंगे जो बहुत ही कम उम्र में उन्हें हाइपरटेंशन है? सो कई बार 10 से 15 साल की उम्र में भी हाई ब्लड प्रेशर देखने को मिलता है, बट उसका रिवर्सिबल कॉज होता है। फॉर एग्जांपल, एक बीमारी है जिसका बोलते हैं कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा। कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा एक बीमारी होती है जिसमें आर्टरी, जो मेन पाइप है ब्लड वेसल की, वो सिकुड़ जाती है। तो उस मेन पाइप के सिकुड़ने के कारण ऊपर के हिस्से में ब्लड प्रेशर बहुत हाई मिलता है। हाथों के अंदर ब्लड प्रेशर 200, 180, 220, नीचे के हिस्सों में ब्लड प्रेशर मिलता है 100, 90, 70। सो ऐसे यंग पेशेंट्स भी हाई ब्लड प्रेशर लेके मिलते हैं। इसके अंदर हम लोग पैर के रास्ते से जाते हैं, वहाँ पे एक स्टेंट लगाते हैं जिससे दोनों के दोनों प्रेशर्स बराबर हो जाते हैं। तो यस, यंग लोगों में, बच्चों में भी हाई ब्लड प्रेशर देखने को मिलता है और उसके कुछ कारण होते हैं जिसके लिए हम लोग इवैल्यूएट करके उसको ट्रीट कर सकते हैं। तो क्या उसे पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है, मतलब आगे कभी हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि काफ़ी छोटा है, और लाइफ स्पैन पे भी कोई असर पड़ता कोई है? फर्क नहीं पड़ता। अगर हमने ब्लड प्रेशर टाइम पे, ये बीमारियां रीनल आर्टरी स्टेनोसिस और कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा टाइम पर डायग्नोस कर दिया, उसका इलाज हो गया, हाई ब्लड प्रेशर पूरी तरह ज़िंदगी भर के लिए क्योर हो जाता है। लेकिन अगर हम लोगों ने 25-30 साल के ऊपर ये बीमारी डायग्नोस की और उस समय हम लोग इसका इलाज करते हैं, तो हो सकता है थोड़ा बहुत ब्लड प्रेशर रह जाए और उसकी 1 या 2 दवाइयों से वो कंट्रोल हो जाए। इंडिया में अगर बात करें तो हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए और कहाँ संभावनाएं आपको दिखती हैं, कहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो और बेहतर हो सकती हैं, लोगों को और जल्दी इलाज मिल सकता है, लोग और ठीक
ठीक हो सकते हैं हाइपरटेंशन से? हाई अभी जो डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो है इंडिया में बहुत अच्छा हो गया है। अच्छा, अभी इतने सारी मेडिकल फैसिलिटीज़, सीट्स और मेडिकल कॉलेजेस खुल गई हैं। सो जो डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो है वो बहुत इम्प्रूव हो गया है। तो अभी पीएचसी लेवल पर भी छोटे छोटे सेंटर्स के ऊपर भी हाई ब्लड प्रेशर की डायग्नोसिस, अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट अवेलेबल है। सो आई थिंक अभी सब जगह मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। बस पेशेंट एजुकेशन कि पेशेंट और उसके रिलेटिव्स ये समझें कि ब्लड प्रेशर एक सीरियस बीमारी है, इसको नज़रअंदाज ना करें और अपने नियरेस्ट लोकल फिजिशियन और डॉक्टर के पास जाके आप अपना इलाज कराएं। लोग गूगल पे सर्च कर लेते हैं दवाइयों के बारे में, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर के पास बाद में जाते हैं, पहले खुद ही इलाज कर लेते हैं, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? हाँ, इसको लेके मैं कहूँगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है और मैं बताना चाहूँगा एक बीमारी का नाम जिसका नाम है ईडियट सिंड्रोम। आपको जान के आश्चर्य हुई तो ईडियट सिंड्रोम कई पेशेंट आप, मैं चाहूँगा जो भी व्यूअर्स हैं अपने गूगल करके देखें। मे बी 5 सेकंड का मैं पॉज लेता हूँ, आप भी गूगल करना चाहें तो गूगल कर सकते हैं। इडियट हाँ, चल लेट्स सी आप ईडियट सिंड्रोम, IDIOT। ओके, सर्च करती हूँ मैं एक बार। सो गूगल पे जो दवाइयाँ और बीमारी के बारे में लोग सर्च करके इलाज करते हैं उसके लिए इडियट सिंड्रोम है। तो आप एक बार पढ़ देंगे सारे ऑडियंस। इंटरनेट derived information obstructing treatment, that is idiot syndrome, is a modern phenomenon where patients delay, alter or stop medical treatments based on unreliable self-diagnosed information found online. सो कितना अच्छा टर्म है जो गूगल पर अपना इलाज करता है, उसके लिए नाम है इडियट सिंड्रोम। इडियट सिंड्रोम का फुल फॉर्म है इंटरनेट डिराइव्ड इंफॉर्मेशन ऑब्स्ट्रक्टिंग ट्रीटमेंट। आप इंटरनेट पे उसके बारे में पढ़ते हैं और आपको लगता है कि दवाई मेरे में ये साइड इफ़ेक्ट कर रही है, पेशेंट खुद ही वो दवाई बंद कर देता है और अपने डॉक्टर से जाके बहुत ज़्यादा सवाल जवाब करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि पेशेंट को इंटरनेट पे नहीं जाना चाहिए, पेशेंट को इंटरनेट पे जाना चाहिए। पेशेंट को इंटरनेट पे जाके डिजीज़ रिलेटेड पेशेंट एजुकेशन मटेरियल पढ़ना चाहिए। और यस, कोई दवाई के बारे में डाउट है उसके बारे में पढ़ ले और अपने डॉक्टर से जाके डिस्कस करें। खुद ही इंटरनेट से इंफॉर्मेशन डिराइव करके अपना इलाज ना करें और ना रोकें, इससे सरासर आपको नुकसान हो सकता है। इसीलिए ये टर्म है इडियट सिंड्रोम। बहुत ही नया टर्म आपने बताया, हालांकि कई लोगों को पता भी होगा, लेकिन ये अच्छी चीज़ है, लोगों को जानकारी होनी चाहिए इसके बारे में। अब मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि सीज़न का कितना असर पड़ता है, वेदर का क्या असर पड़ता है हाइपरटेंशन के मरीज़ पर? वेदर का ऐसा डायरेक्ट असर नहीं है। कई बार ये भ्रम है कि सर्दियों में बीपी बढ़ता है, गर्मियों में, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक चीज़ जो लेटेस्ट आती जा रही है पोल्यूशन का अभी देखेंगे आप, बॉडी के हर अंग पे असर पड़ रहा है। पोल्यूशन का रिलेशनशिप मिल रही है स्ट्रोक से, लकवा होने से, पोल्यूशन का रिलेशनशिप मिल रहा है हार्ट अटैक से, पोल्यूशन का रिलेशनशिप मिल रहा है लंग प्रॉब्लम से और पोल्यूशन का रिलेशनशिप हाई ब्लड प्रेशर से भी मिल रहा है। सो वेदर एज सच से फ़र्क नहीं पड़ता, बट पोल्यूशन का डेफिनेटली फ्यूचर में और भी स्ट्रॉन्ग एविडेंस आएगा हार्ट की बीमारी से रिलेटेड। ओके, अगर हाइपरटेंशन के मरीज़ हैं, वो ट्रैवल करते हैं फ्रिक्वेंटली, तो उन्हें क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए? सबसे पहले अपनी दवाइयों का किट बना के ले जाएं, नंबर 1। नंबर 2, ट्रैवल करें, खूब वॉक करें, घूमें फिरें, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी अपन ट्रैवल करते हैं एक टेंडेंसी होती है बहुत ज़्यादा प्रोसेस फूड और पैकेज फूड खाने का, वो थोड़ा सा अवॉइड करें और अपनी नॉर्मल रूटीन रखें। वॉक ज़रूर करें और अपनी दवाइयाँ शेड्यूल टाइम पर लें। अगर हम इंडिया में रेशियो की बात करें तो हाइपरटेंशन के जो मरीज़ हैं और जो मेडिसिन ले रहे हैं, उनका रेशियो अगर हम देखें तो कितना हो सकता है? एग्जैक्ट डेटा तो नहीं है, बट मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ। अगर 100 हाइपरटेंशन के मरीज हैं, सिर्फ 5 मरीज दवाइयाँ ले रहे हैं, यानी कि बहुत ही कम लोग, बहुत ही कम। फिर दवाई प्रिस्क्राइब भी करते हैं तो भी कई पेशेंट्स दवाई नहीं लेते हैं। अवेयरनेस की कमी है। अवेयरनेस की कमी है। तो ये डेटा कहीं से नहीं है, मैं मेरी प्रैक्टिस में जो देखता हूँ उसके हिसाब से मैं बताता हूँ। तो सिर्फ 5% हाइपरटेंशन के रोगी शायद ट्रीटमेंट ले रहे होंगे कंटिन्यूसली। ओके, अवेयरनेस कैसे हम ला सकते हैं लोगों में? अवेयरनेस का 2 तरीके हैं। एक, ये ब्लड प्रेशर एक सीरियस बीमारी है, तो यस, आजकल इंटरनेट सबके पास है। इंडिया सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन यूज़र्स का देश है पूरे वर्ल्ड में, सबके पास स्मार्टफोन्स हैं। सो कई लोग अपनी बीमारी के बारे में स्मार्टफोन पे ही पढ़ सकते हैं, बट कई बार बहुत ही गलत इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट होती है सोशल मीडिया के द्वारा। वो इन्फॉर्मेशन होती है कि ये बीमारी कुछ होती नहीं है, ब्लड प्रेशर की दवाई की ज़रूरत नहीं है। तो अवेयरनेस, जो आपका डॉक्टर है, आपका फैमिली फिजिशियन है, वही आपको रियलाइज़ करवाएगा कि ब्लड प्रेशर एक इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है और कैसे आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम किसी फीमेल की बात करें तो हाइपरटेंशन प्रेगनेंसी में कितना इफेक्ट करता है? क्या जो बेबी है उससे भी आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है?
इसको बोलते हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, या इक्लैम्पसिया भी बोला जाता है, प्री इक्लैम्पसिया भी बोला जाता है। यस, हाई ब्लड प्रेशर प्रेगनेंसी के अंदर असर डालता है। हाई ब्लड प्रेशर भी जो बेबी और मदर दोनों पे नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है। बेबी के अंदर ब्लड प्रेशर डेवलप होने की टेंडेंसी का डायरेक्टली इससे रिलेशन नहीं है, लेकिन मदर जिसको प्रेगनेंसी के दौरान हाई ब्लड प्रेशर होता है, उसके बाद में भी उसको ब्लड प्रेशर की बीमारी कंटिन्यू रह सकती है। और अगर इसके बारे में सोचने के बारे में बात करें तो किसे इसके बारे में अब ध्यान देने की ज़रूरत है? लोगों को तो जागरूक करना होगा, तो इसके लिए कदम क्या उठाए जा सकते हैं? क्या सरकार को इसके लिए किसी तरह का अभियान चलाना चाहिए, कुछ चीज़ें करनी चाहिए? डेफिनेटली सरकार को डेफिनेटली अभियान चलाना चाहिए। जैसे अभी सरकार अभियान चला रही है इकोनॉमिक डिफ़िकल्टी के दौरान कैसे निकलें, उसमें एक कंपोनेंट था ऑयल का कंजप्शन कम करें। इस टाइप का एजुकेशनल, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से एजुकेशनल ब्रोशर्स जा सकते हैं, एजुकेशनल फ्लायर्स जा सकते हैं कि नमक कम खाएं, फ्राइड फूड कम खाएं, फल फ्रूट अधिक खाएं, एक्सरसाइज करें, प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें। इस टाइप का एक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से फ्लायर जा सकता है, तो ये बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि आपको जान के आश्चर्य होगा, इसको बोलते हैं हम लोग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। इंडिया वर्ल्ड का कैपिटल बनता जा रहा है हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ की बीमारियों का। अगर पूरे विश्व में 5 शुगर के रोगी हैं, उसमें 3 भारतीय हैं। अगले 10, 15, 20 साल के ऊपर ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ पब्लिक के ऊपर बहुत बड़ा हेल्थ बर्डन है, और गवर्नमेंट के ऊपर भी बहुत बड़ा हेल्थ बर्डन है। क्योंकि अगर पॉपुलेशन ही बीमार है तो काम कैसे करेगी, और आपका बहुत सारा फंड उसी को ठीक करने में यूज़ हो रहा है। तो जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के अंदर लाइफस्टाइल रिलेटेड पेशेंट एजुकेशन ब्रोशर्स मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा जरूर जाने चाहिए। फाइनल मैसेज टू डॉक्टर्स एंड पेशेंट्स? टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, डू अ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, बी इन टच विद योर डॉक्टर, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखें, दवाई समय पे खाएं, कोई भी मन में डाउट हो अपने डॉक्टर से जाके पूछें। ब्लड प्रेशर एक सीरियस बीमारी है जिसको कंट्रोल कर सकते हैं, और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने से स्ट्रोक, लकवा, आँखों की बीमारी, हार्ट अटैक और किडनी की बीमारी सबसे बचा जा सकता है। आज नहीं, लेकिन अगले 10, 20, 30 साल में बीमारियां ना हो, इसीलिए आज ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। उम्मीद है डॉक्टर राव से जो हमारी बातचीत रही वो आपके बहुत काम आने वाली है। आप ये वीडियो उन लोगों को शेयर करें जो हाइपरटेंशन के मरीज़ हैं, क्योंकि हमेशा ये कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो अपना और अपनों का ख्याल रखें, और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।